रोहित, अब सीधे आपके पास आते हुए जानकारी निकलकर ये आ रही है जीतन राम मांझी, हालांकि विधायक तो उनके 4 ही हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर वो साबित हो सकते थे क्योंकि 115 सारे सहयोगी दलों को मिला दें तो आरजेडी के पास हो जाते हैं 4 उनके। हालांकि फिर भी 122 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे थोड़ी पीछे रह जाती। जेडीयू के कुछ विधायकों पर भी नजर आरजेडी की बनी हुई थी, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी से खबर यह आ रही है कि आज शाम को जो बैठक होगी उसमें एनडीए पर ही रहने पर मुहर लग जाएगी, नीतीश को समर्थन देने पर बात बन जाएगी। यानी कि ऑल इज वेल इस वक्त एनडीए में दिखाई दे रहा है और नीतीश को समर्थन का पत्र जल्द ही बीजेपी की ओर से सौंपा जा सकता है। रोहित। चित्रा, देखिए एक बात लोग भूल जाते हैं, नीतीश कुमार जितने माहिर हैं पलटी मारने में उतना ही माहिर जीतन राम मांझी भी हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से वो निकले हैं तो उन्होंने भी कोई कम पलटी नहीं मारी है। 3-4 बार वो भी पलटी मार चुके हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच में। अब अभी फिलहाल नई पलटी मार के अब एनडीए में है, अब कब तक रहेंगे कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, बहरहाल वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई मैं एनडीए में बना हुआ हूँ, एनडीए में ही रहूंगा। और हमने जो जानकारी है कि एनडीए में उन्हें एक लोकसभा सीट दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। और आज शाम में विधायक दल की बैठक होने वाली है, तो जीतन राम मांझी जो है वो शायद डूबती हुई नैया की सवारी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त उनको लग रहा है कि आरजेडी के पास संख्या बल भी नहीं है। उनके 4 उस तरफ जाने से भी आंकड़ा जो है 114 प्लस 4 कर दीजिए तो 118 ही हो रहा है। 4 और कहां से लेके आएंगे? तो डूबती 4 में से मैं कहता हूँ 2 और आ भी सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक एमआईएम का विधायक है, तो 120 तक आंकड़ा पहुंच सकता है मैक्सिमम। 2 की कमी है, तो ऐसे में जीतन राम मांझी जो है वो डूबती हुई नाव में सवारी नहीं करना चाहेंगे। और इस वक्त जो उनको लग रहा है कि एनडीए के साथ बने रहना जो है उनके लिए बड़ा मुफीद है। और एक तस्वीर आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, एक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है गवर्नर की इसमें। राज्यपाल थोड़ी देर में देखिए यहाँ से निकलने वाले हैं, वो किसी कार्यक्रम में हालांकि जा रहे हैं, लेकिन ये राजभवन की तस्वीरें देखिए। और ये राजभवन भी बड़ा एक मशहूर है और ऐतिहासिक हो गया है। कुछ सालों में इतनी बार नीतीश कुमार ने पलटियां मारी है कि ऐसा लगता है कि हर 1 साल के 2 साल पर यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होते रहता है। तो यही राजभवन जो है एक बार फिर से गवाह बनेगा एक नए शपथ ग्रहण का। संभवतः ये कल शाम हो सकता है, और अगर कल शाम नहीं हुआ तो फिर परसों सुबह तो निश्चित ही है। लेकिन एक बार फिर राजभवन में भी जो है हलचल काफ़ी तेज़ है। और कल हमें जो बताया जा रहा है कि जेडीयू की जब बैठक हो जाएगी 10 बजे विधायक दल की, उसके बाद एक एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद नीतीश कुमार यहीं राजभवन पे आएंगे। वो फिर पहले वो इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद वो दावा ठोकेंगे नई सरकार बनाने का, और संभवतः कल शाम में ही जो है वो नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। क्योंकि इस मामले में बिहार में बड़ी तेजी देखी जाती है। बिहार अन्य कामों में थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन जल्दी इस्तीफा दो और कैसे तुरंत सरकार बना लो, इसमें बिहार में बड़ा मतलब कह सकते हैं रफ्तार और चुस्ती देखी जाती है। चित्रा, बिहार ने किसी और मामले में तो रिकॉर्ड नहीं बनाया है, लेकिन संजय जी ये एकमात्र ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी और मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं है, नीतीश कुमार के नाम पर पलटीमार सियासत की। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है बिहार ने कई ऐसे पहल किए होंगे देश की राजनीति के लिए या बिहार की राजनीति के लिए। हाँ, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार सरकारें बदलना, अब आप देखिए एक ही चुनाव के बाद बल्कि 2020 के चुनाव के बाद अब तक नीतीश कुमार 2 बार मुख्यमंत्री का पद का शपथ ले चुके हैं और शायद तीसरी बार की तैयारी है। तो इस तरह का रिकॉर्ड तो शायद दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। चित्रा जी, किसी और राज्य में देखने को नहीं मिला है। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं आप उनकी बातों पर। मैं ये समझना चाह रहा था कि चित्रा जी आप बहुत राजनीति को समझती हैं, बिहार को भी आप कवर करती हैं, कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के साथ रहते तब भी मुख्यमंत्री रहते, इंडिया गठबंधन बनाकर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए एक रास्ते की तरफ जाना शुरू किया था। अब आज वो रास्ता फिर से बंद हो जाएगा यदि वो एनडीए के साथ जाकर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो एक मुख्यमंत्री जो एक विधानसभा में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, मुख्यमंत्री बने हुए थे, उस पर कोई खतरा नहीं था, फिर इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता उन्होंने खोला था, एक संभावना बनी थी, उसको छोड़कर मुख्यमंत्री बने रहना है। तो इसका मतलब है कि ये जो समझौता किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, शायद जेडीयू को टूट से बचाने के लिए है। क्योंकि मेरी जानकारी है कि जेडीयू के करीब 7-8 एमपीज ने कह दिया था कि वो पिछली बार भी मोदी के नाम पर चुनाव जीत कर आए थे और इस बार भी वो उनके साथ ही चुनाव लड़ना
चाहते हैं आरजेडी के साथ, उनको जीत की संभावना कम दिख रही है। तो जेडीयू को टूटने से बचाने के लिए शायद नीतीश कुमार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बने हुए ही थे, बल्कि एक संभावना बन रही थी कि वो 2024 में प्रधानमंत्री भी बन जाए। अरे तो ये कहा जाता है ना, नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी फिर से पाने के लिए सीएम कुर्सी से इस्तीफा देते हैं और फिर शपथ लेके एक विधानसभा में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड बना लेंगे वो। हाँ, इस तरह से अल्टी पल्टी मार के। अब आगे उनकी सियासत कैसे बढ़ती हुई देख रहे हैं? वो मजबूरी भी है, जरूरी भी है बीजेपी और आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए, ये भी तो है। उनका जो चुंबकीय आकर्षण है वो कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता है। चुंबकीय आकर्षण नहीं, आप समझिए 16% वोट तो उनको तब भी मिला 2014 में जब वो अकेले लड़े, और आज करीब करीब 20% वोट उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ 16 जो सीटें उनके पास हैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। बड़ी खबर आ गई है, चिराग ने कहा हम एनडीए में हैं लेकिन विकल्प खुले हुए हैं। अब देखिए चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और इन सब के बीच अब संकेत देते हैं कि हमारे लिए विकल्प भी खुले हुए हैं। चिराग पासवान ने 2020 में नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताते थे, लेकिन नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने नीतीश की पार्टी के खिलाफ जगह जगह उम्मीदवार खड़े किए थे और जबरदस्त डेंट पहुंचाया था। तो लग रहा है कि असहज है चिराग पासवान और वो अपना चिराग जलाए नहीं रखना चाहते हैं नीतीश कुमार के लिए। तो क्या इसके संकेत और संदेश, सुजीत झा जी आपके पास आते हुए, चिराग के इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात करे, हमारे विकल्प खुले हुए हैं, क्या बताना चाहते हैं चिराग? देखिए, बताना यही चाह रहे हैं कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं और आपको पता है कि 2020 में उन्होंने केवल जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और यही वजह है, माना जाता है कि जेडीयू को कम सीटें आई, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो आज तीसरी बार बदलाव कर रहे हैं, अपना गठबंधन बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इसकी वजह भी यही है। और जैसा कि बताया जा रहा था कि पार्टी को टूट से बचाने के लिए और तमाम जो कारण है जिसकी वजह से उन्होंने पाला बदलने का फैसला किया है। लेकिन चिराग पासवान क्योंकि लगातार हमलावर रहे हैं और इन परिस्थितियों में जब वो थे एनडीए में थे 2019 में तो साथ ही चुनाव लड़ा, 2020 में वो अलग चुनाव लड़े, लेकिन आप ये देखिए कि वो केंद्र में एनडीए में रहे, मतलब लोकसभा के चुनाव में वो एनडीए में थे और यहाँ ये विरोध में थे। तो ये बड़ा अजीब किस्म की राजनीति थी और हर फैसले पर नीतीश कुमार के हर फैसले पर वो उंगली उठाते रहे। दूसरी तरफ उनके जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, वो जो है वो काफी खुश हैं नीतीश कुमार के आने से, क्योंकि उनको लगता है कि उनके नीतीश कुमार के एनडीए में आने से उनकी स्थिति मजबूत होगी। वहाँ चाचा भतीजे की भी लड़ाई है, वहाँ चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच भी लड़ाई है। दोनों एक ही जगह हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की कभी कर्म भूमि रही थी। तो ये ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बीजेपी पर एक दबाव डाला है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ बने ताकि हमारा भी कुछ वजूद रहे। तो अपना चिराग जलाए रखने के लिए चिराग पासवान भी यहाँ पर बीजेपी के ऊपर एक तरह से कहा जा सकता है दबाव बना रहे हैं। अब वो दबाव किस रूप में काम करेगा इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन कुल मिलाकर अलट पलट की सियासत नीतीश कुमार की जारी है। नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा, कितनी देर में देंगे इस्तीफा, बीजेपी के साथ कैसे बनाएंगे सरकार, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव भी हार मानने को नहीं है तैयार। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, विधायकों के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इतनी आसानी से सरकार से जाने नहीं देंगे नीतीश कुमार को।